Good morning, students. Today we will study chapter 2, microorganism, friend and foe. And in that lesson we studied microorganism, where do microorganisms live, and microorganism and us. And today we will study page number 20, activity 2.3. Take half kg flours, atta or maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. So students, ये एक एक्सपेरिमेंट है आपको घर पे करने के लिए. हाफ कप फ्लावर लीजिए, आटा या मैदा, इसमें थोड़ा शुगर मिक्स कीजिए और थोड़ा वार्म वाटर और स्मॉल अमाउंट में यीस्ट पाउडर मिक्स कीजिए और इसको अच्छे से गूंद लीजिए, नीट कीजिए. जब ये सॉफ्ट डो बन जाए तब आपको आफ्टर 2 आवर्स आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं. तो इनमें चेंजेस क्या आते हैं? यीस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और जो बबल्स होती है वो गैस, आटे का जो डो होता है उसमें बबल्स भर जाती है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका. ये जो यीस्ट का यूज़ है वो बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है. मोस्टली ब्रेड्स बनाने में, पेस्ट्री और केक बनाने में यूज़ किया जाता है. सो यीस्ट से हम ब्रेड का डो और जो भी पेस्ट्री वगैरह का डो बनाते हैं. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो कमर्शियल यूज़ क्या है, व्यापारिक यूज़ क्या है इसका? Microorganisms are used for a large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ लार्ज स्केल पे कहाँ पे होता है? वाइन और एसिटिक एसिड बनाने के लिए. अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने के लिए बहुत लार्ज स्केल में इसका यूज़ होता है. यीस्ट इज़ यूज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट जो होता है वो यूज़ होता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज़ होता है. आप लोग जानते ही होंगे अल्कोहल और वाइन क्या होता है. फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज grown of natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए यीस्ट कैसे लेते हैं? यीस्ट मिलता कैसे? नेचुरल शुगर से और ग्रेन से, बार्ली, वीट, राइस, कस्टर्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा. एक्टिविटी 2.4. टेक 500 ml beaker filled up 3/4 with water, dissolve 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट. 500 ml के बीकर में आपको फिल करना है पानी से, कितना? 3/4, और डिज़ोल्व करना है. 2-3 टेबलस्पून ऑफ शुगर उसमें मिलाना है. ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, और हाफ स्पून यीस्ट का पाउडर मिलाना है शुगर सिरप में. कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 और 5 आवर्स. 4-5 घंटे के लिए आपको इसे कवर करके छोड़ देना है. नाउ स्मेल द सोल्यूशन. अब स्मेल कीजिए सोल्यूशन को. कैन यू गेट अ स्मेल? आपको पता चलता है क्या स्मेल है? दिस इज़ अ स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट. ये स्मेल आपको एल्कोहल का जैसा लगेगा क्योंकि शुगर जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है यीस्ट से. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मिनेशन. इस जो शुगर का जो ये जो शुगर चेंज होता है अल्कोहल में, इस यीस्ट से चेंज होता है, ऐसे फर्मिनेशन कहते हैं. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मिनेशन इन 1857. लुईस पास्चर जो थे उन्होंने फर्मिनेशन को डिस्कवर किया था 1857 में. अब हम पढ़ेंगे कैसे, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने. ओके स्टूडेंट्स, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. मेडिकल यूज़ क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, ये पढ़ेंगे. व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर may give you some antibiotic tablets, capsule or injection such as penicillin. The source of the medicines is a microorganism. जब भी आपको भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं. ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कैप्सूल और इंजेक्शन के तौर पे देते हैं वो, और पेनिसिलिन. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म. इन जो मेडिसिन का सोर्स होता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है. दीज मेडिसिन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये जो मेडिसिन होती है वो बीमारियों को बढ़ने वाली
जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रोक देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको एंटीबायोटिक कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, Saccharomycin, tetracycle and Artheomycin, and are some of the commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria। तो ये कुछ मेडिसिन है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure variety of diseases। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो ग्रोइंग स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होती है उससे ये लोग बनाते हैं। और ये बहुत सारी वैरायटी होती है बीमारियों की, उसको क्योर करने में, उसको सही करने में काम आती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन इन एनिमल। बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है जो लाइव स्टॉक पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको सही करने में काम में आती है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। और बहुत सारी ऐसी होती है जो प्लांट डिसीजेज को रोकने में काम आती है। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट Alexander Fleming. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of diseases causing bacteria। जो 1929 में Alexander Fleming थे वो काम कर रहे थे disease causing bacteria पे। तो suddenly he found spores of a little green mold in one of his culture plates। तो suddenly उन्होंने फाउंड किया कि ग्रीन मोल्ड जो था उनके पास, लिटिल ग्रीन मोल्ड था, उसमें ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो मोल्ड उनके पास प्रेजेंट था वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। इनफैक्ट बहुत सारी बैक्टीरिया को किल भी कर दिया था उस मोल्ड ने। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से पेनिसिलिन जो मेडिसिन थी वो प्रिपेयर्ड हुई। ओके, it is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी मेडिसिन है, जो भी एंटीबायोटिक है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रेफरेंस पे ही, एडवाइस पे ही हमें लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और हम कभी हम क्या करते हैं, 1-2 गोली खा ली, ठीक हो गए, तो हम वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना डोज डॉक्टर ने दिया है वो पूरा चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, it may make the drug less effective when you might need it in future। तो अगर आप एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी फिर भी आप उसे लेंगे, रॉन्ग डोज लेंगे, तो ये ड्रग का काम करेगी और लेस इफेक्टिव होगी, कम इफेक्ट करेगी वो, और इन फ्यूचर वो बैड इफेक्ट भी डाल सकती है आपके ऊपर। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और एंटीबायोटिक लेने से अननेसेसरी जो बैक्टीरिया बनते हैं उसको किल कर देती है ये एंटीबायोटिक। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus। Antibiotics, however, are not effective against the cold and flu as these are caused by virus। तो वायरस की वजह से जो बैक्टीरिया, कफ और कोल्ड, सर्दी खांसी में भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं। वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीन। बच्चों को और छोटे शिशुओं को वैक्सीन क्यों दी जाती है? वाई? When a disease-carrying microbes enters our body, the body produces antibiotic to fight the invader। क्या होता है, जब डिसीजेज होती है तो माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं और ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो बॉडी जो होती है वो रिमेंबर रखती है हमेशा कि अगर माइक्रोब एंटर होंगे तो ये माइक्रोब से कैसे फाइट करना है। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibiotics। तो क्या होता है, जब कोई वीक और जो डेड बैक्टीरिया होता है हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, तो हमारी बॉडी को पता होता है कि हमें उससे कैसे फाइट करना है, तो सूटेबल एंटीबॉडी बना लेती है हमारी बॉडी और उससे दूर कर देती है उस प्रॉब्लम को। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो एंटीबायोटिक जो होती है वो बीमारियों से हमें दूर करती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो
इस तरीके से वैक्सीन काम करती है. सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन. तो ये कुछ डिसीजेज है जो वैक्सीन से प्रिवेंट होती है, रोकी जाती है. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर जो थे साइंटिस्ट, डॉक्टर, वो उन्होंने 1978 में वैक्सीन का डिस्कवर किया था. स्मॉल पॉक्स के लिए वो वैक्सीन बनाई गई थी. In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. In your childhood, आपके बचपन में आपको ज़रूर कोई ना कोई इंजेक्शन दिया गया होगा जो आपको डिसीज इन कुछ बीमारियों से बचाता है. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज. आप उसका लिस्ट बना सकते हैं. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप उसमें पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेस. इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को इन बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल. जो ज़रूरी वैक्सीन है, जो नेसेसरी वैक्सीन है, वो सभी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम्स. आपने टीवी में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी और न्यूज़पेपर में. इससे पल्स पोलियो प्रोग्राम चला के और टीवी में बताते रहते हैं कि ये इन वैक्सीन करवाना चाहिए बच्चों को, इनसे ये पोलियो नहीं होगा. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन, जो पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती है बच्चों को, वो भी एक्चुअली एक वैक्सीन होती है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. तो जो स्मॉल पॉक्स है वो कैंपेन चलाया गया, एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के लिए, और फाइनली ये कम किया गया है बच्चों में. These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो अब कुछ दिनों में, आजकल के दिनों में वैक्सीन बन चुकी है बहुत लार्ज स्केल पे. माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही वैसा वैक्सीन बनाई गई है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी डिसीजेस से. ओके. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब ये और क्या काम करती है? सॉइल फर्टिलिटी. सो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन में मिक्स होते हैं एटमॉस्फेयर से, और मिट्टी के साथ नाइट्रोजन मिलके और उसके उपजाऊ बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिल्टर्स इन माइक्रोब्स को कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर्स. द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे. तो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. Buju and Paheli had observed the school gardener making mixture along with their friends. तो बूझो एंड पहेली है वो ऑब्जर्व करते हैं कि स्कूल गार्डनर कुछ मिक्सर बना रहा है along with their friends. They collected waste of the plants, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. बूझो एंड पहेली wanted to know how this had happened. तो बूझो एंड पहेली ऑब्जर्व करते हैं कि उन लोगों ने उनके फ्रेंड्स ने कुछ वेस्ट कलेक्ट किया, ऐसे प्लांट, वेजिटेबल्स और फ्रूट है हाउस और पास के गार्डन से उन्होंने ये कलेक्ट किया, और फिर इन लोगों ने उन्हें एक गड्ढे में डाल दिया और वेस्ट डिस्पोजल के जैसे. और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जो डिकम्पोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, खाद बन गया. बूझो और पहेली अब जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ ये, हाउ दिस हैड हैपन, कैसे हुआ था ये. तो एक्टिविटी 2.5, टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. मार्क देम ए एंड बी. 2 पॉट लीजिए, उसे फिल कीजिए, हाफ फिल कीजिए सॉइल से और मार्क ए और बी मार्क कीजिए उसमें. पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए. थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स. और उसके बाद एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन अ पॉट बी. पुट
द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम 3-4 वीक. ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, समझ गए आप? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स? अब आपको डिफरेंस पता चला होगा टू पॉट्स में. इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? You will find that plant waste in a pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. Did you notice that in plant B, the polythene bags, empty glasses, bottle or broken toy part did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. सो स्टूडेंट्स, हमने दो पॉट लिए थे. एक पॉट में तो हमने सॉइल भरा था और एक पॉट में हमने ग्लास और प्लास्टिक बैग्स ये सब डाला था. तो जिस जिस पॉट में हमने, पॉट ए में हमने प्लांट डाला था, वो पॉट तो डिकम्पोज होके मैन्योर बन गया, खाद बन गया. और जो दूसरा बी वाला पॉट था जिसमें हमने बाकी चीज़ें डाली थी, पॉलीथीन, एम्प्टी बैग, बॉटल, ब्रोकन टॉयज़ एट्सेट्रा, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, उसमें कुछ नहीं बना. और पहले वाला जो पॉट था, पॉट ए, वो हमारा मैन्योर बन गया, खाद बन गया. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animal or on the ground. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने कभी कभी देखा होगा कभी कभी कि जो decaying plant होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं प्लांट, जो सड़ जाते हैं प्लांट, और कुछ एनिमल जो मर जाते हैं एनिमल, वो ग्राउंड में आपने कभी देखे होंगे. you find that they disappear after some time. आप देखोगे कि वो कुछ टाइम बाद डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होती है वो उसको डिकम्पोज करके, वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देती है सिंपल सब्सटेंस में. दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल. ये जो कन्वर्ट करती है उसको वापस से हम प्लांट और एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं. दस माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड और हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप एनवायरनमेंट. तो इसलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस होता है, उसको क्लीन कर देता है. इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. इससे हमें पता चलता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. अब हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो मेडिसिन में यूज़ आते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूज़ आते हैं, जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ आते हैं. नाउ वी स्टडी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. Microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganisms cause diseases in human beings. Microorganisms are harmful in many ways. बहुत तरीके से harmful हो सकते हैं ये microorganism. Some of the microorganisms cause diseases in human beings. कुछ microorganisms होते हैं जो human beings में बीमारियाँ दे सकते हैं, diseases दे सकते हैं. Plants and animal, इनमें बीमारियाँ भी दे सकते हैं कुछ microorganisms. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं. क्लोथिंग एंड लेदर, क्लोथ और लेदर को भी ख़राब करते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. हम एक्टिविटी करेंगे मोर अबाउट, और इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे हम कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं ये. डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. अब डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जो बीमारी फैलाने वाले, बीमारी के जो कारण होते हैं, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से हैं ह्यूमंस में? पैथोजोन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी ब्रीथ से, सांस से एंटर हो जाते हैं. द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट. और वाटर जो हम लेते हैं और फूड जो हम लेते हैं, इसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में जा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल. और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जा सकते हैं हमारी बॉडी में, और इन्फेक्टेड पर्सन से भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं, और एनिमल भी कैरी कर सकता है कुछ डिसीजेस, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है, जैसे जो पानी से, हवा से और फूड से और फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, उन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस.
When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. When a person suffering from common cold sneeze, जब कोई पर्सन सिंपल कोल्ड स्नीज सर्दी सर्दी से रहता है, छींकता है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है उसमें बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वायरस हवा में फैल जाता है. जब कोई सर्दी का बीमार जो आदमी रहता है वो छींकता है तो बहुत सारे वायरस हवा में फैल जाते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. ओके स्टूडेंट, तो वो जब छींकता है तो उससे दूसरे हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी लग सकती है, ये इन्फेक्शन लग सकता है. अभी आप लोग जानते ही होंगे कोरोना वायरस फैल रहा है छींकने से, खांसने से. आप लोग सब जानते हैं कितना बैड इफेक्ट पड़ रहा है. वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक वायरस है जो इतना बीमारी फैला रहा है. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से. वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन अ नोज on the nose and mouth while sneezing. It's better to keep a distance from infected person. So students, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनसे. हैंकरचीफ का यूज़ करना है पर और डिस्टेंस बना के रखना है. जो भी बीमार है उससे हमने डिस्टेंस बना के रखना है. देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट कैरीज ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स. कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ एनिमल भी होते हैं जो कैरी करते हैं इन डिसीज को, इन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं. हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर. हाउस फ्लाई उसमें एक बहुत बड़ा कैरियर है. मतलब हाउस फ्लाई जो होता है वो बहुत बीमारियां लेके चलता है. दिस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा. तो ये जो फ्लाइज होती है, जो मक्खियाँ होती है, ये शिट पे और गार्बेज पे, गंदे पे बैठती है. पैथोजनस स्टिक ऑन देयर बॉडीज़. तो ये जो वायरस होता है, ये पैथोजेंस, ये उस पर चिपक जाता है उनकी बॉडी पे. ओके स्टूडेंट, व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकन्वर्टेड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेनस. तो जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो ये जो अपना जो वायरस लेके आते हैं, अपना जो माइक्रोब्स लेके आते हैं, जो बैड माइक्रोब्स है, वो अपने अच्छे फूड पे छोड़ देते हैं. जो भी अनकवर्ड फूड है उस पर बैठते हैं तो उस पर वो वायरस छोड़ देते हैं. हुएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक. जब जो ये फूड खाएगा वो बीमार हो जाता है. सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स टू फूड. अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड को खाने से. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इन द फीमेल एनोफेल्स मस्कीटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. तो ये कुछ और एक एग्जाम्पल है जिनमें ये मच्छर है, मस्कीटो है, जो मलेरिया फैलाता है. फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. कुछ मच्छर होते हैं, एडीज मस्कीटो होता है, वो डेंगू वायरस फैलाता है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू को फैलने से. फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आपको दिख रहा है पिक्चर में. वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. तो टीचर ने क्यों कहा कि कहीं भी पानी कलेक्ट होने से रोकना है, कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए. ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर. ऑल मस्कीटो, जो भी मस्कीटो की ब्रीड होती है वो वाटर में ही रहती है. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर. इसलिए पानी कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए. इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा. बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग. तो अगर हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, कहीं भी पानी नहीं जमा होने देंगे, तो मस्कीटो बढ़ नहीं पाएंगे, ब्रीड उनकी बढ़ नहीं पाएगी. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. अब आपको लिस्ट बनानी है. ट्राई टू मेक अ लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आप इन मलेरिया के मच्छरों को फैलने से रोक सकते हैं.
टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती हैं, जिनमें है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। ये कुछ बीमारियां हैं जो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये इनका ट्रांसमिशन एयर होता है, एयर से भी फैलता है ये टीबी। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट्स को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, एकदम अलग रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, लोगों से एकदम दूर रखना है। वैक्सीन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सही एज में इसकी वैक्सीन लगवानी है। ये जो भी डिसीजेज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, इनके लिए क्या करना है? पेशेंट को एकदम आइसोलेशन में रखना है और पर्सनल बिलोंगिंग्स से बिल्कुल दूर रखना है पर्सन को, जिस भी पर्सन को ये बीमारी है, और वैक्सीन लगवानी है इसके सूटेबल एज में, जो भी एज में वैक्सीन लगनी चाहिए। कोलेरा और टाइफाइड ये दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं। वाटर और वाटर से ये ट्रांसमिशन होते हैं, इनसे ही अपनी बॉडी में एंटर होते हैं। इनके लिए क्या प्रिवेंशन क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, पर्सनल हाइजीन रखनी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, एकदम पका हुआ खाना खाना है। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, गर्म पानी पीना है, उबाला हुआ पानी पीना है। और वैक्सीनेशन करवानी है। हेपेटाइटिस ए ये वायरस होता है, वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड गर्म पानी, उबाल के पानी को पीना चाहिए, इससे ये हेपेटाइटिस ए नहीं फैलता है, वाटर से फैलता है ये मोस्टली। और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए प्रॉपर एज में। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलता है और मस्कीटो के थ्रू ये फैलता है, मस्कीटो के काटने से ये फैलता है। यूज़ मस्कीटो नेट का यूज़ कीजिए। एंड रेपलेंट्स का यूज़ कीजिए। स्प्रे मतलब इंसेंटिव जो भी बीमारी, मच्छर को रोकने वाली या कीड़े मकोड़ों को रोकने वाली जो इंसेक्टिसाइड्स है। और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, पानी कहीं भी जमा नहीं होना देना चाहिए। और मस्कीटो की जो ब्रीड को कंट्रोल करने वाली कुछ स्प्रेज होती है, इंसेक्टिसाइड्स, वो छिड़कना चाहिए। सम ऑफ कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मैटर्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो ये 2.1 में आपको कुछ कॉमन डिसीजेज बताई गई है और इनको रोकने के कुछ कैसे ट्रांसमिशन होते हैं एक दूसरे से कैसे फैलते हैं और कैसे प्रिवेंशन हो सकता है इनका, वो बताया गया है। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोनिज्म इन एनिमल में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, या इस माइक्रोनिज्म की वजह से एनिमल में कौन से डिसीजेज होते हैं। ओके स्टूडेंट, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ा है आप उसे रीड कीजिए घर पे।